हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक न्यू ड्रामा की और ये ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। इस ड्रामा का मेन कैरेक्टर है किम हीवू। ये एक प्रोसिक्यूटर है। ये कोर्ट में एक क्रिमिनल से लड़के आता है और स्ट्रीट पर भी यहाँ पे क्रिमिनल से लड़ाई करता है। और दूसरी तरफ हमें जो तय सबको दिखाया जाता है, जो कि एक पॉलिटिशियन है और इनके काफी हाई कॉन्टेक्ट हैं, जैसे कोरिया के प्रेसिडेंट और चीफ प्रोसिक्यूटर किम स्यो होल, जो कि हीवू के बॉस भी हैं। पब्लिक इन्हें पसंद तो करती है, लेकिन रियल में ये एक क्रिमिनल है। और यहाँ पर हीवू को कुछ एविडेंस मिलते हैं। यहाँ पे कुछ करप्शन का मामला था। हीवू काफी सारे लोगों से इंटेरोगेशन करता है, लेकिन उसे कुछ भी आंसर नहीं मिलता। उसको पता था कि मेन विलन कौन है, लेकिन उसका नाम कोई भी नहीं ले रहा था। लेकिन लास्ट में एक आदमी तैयार हो जाता है उसके खिलाफ टेस्टिफाई करने के लिए। अभी वो सारे पेपर्स तैयार करता है और अपने बॉस को दिखाता है, लेकिन वो कहता है कि इस आदमी को हमारे देश में कोई भी गलत नहीं मानेगा, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। वो नहीं चाहता था कि वो इस केस को कंटिन्यू करे। तुम्हें संभल के रहना चाहिए, तुम किस खतरनाक आदमी से पंगा ले रहे हो ये तुम्हें नहीं पता। लेकिन हीवू अपनी बात पे अड़ा रहता है कि वो उसे जेल के अंदर डालकर ही रहेगा। हीवू के जाते ही उसका बॉस जो होता है सबको कॉल करके बता देता है कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। अब जो को एक न्यूज का पता चलता है जिसमें प्रेसिडेंट ने एक असेंबली में उनको निकाल दिया था। उसके बाद जो होता है प्रोसिक्यूशन ऑफिस में पहुंच जाता है और यहाँ पर काफी सारे मीडिया वाले खड़े थे और वो सबसे कहता है कि मैं यहाँ पे सारे इल्जाम क्लेरिफाई करने आया हूँ जो प्रोसिक्यूशन ने मेरे ऊपर लगाए हैं। हीबू के बॉस उससे कहते हैं कि सॉरी सर, आपको यहाँ पर आना पड़ा। मैंने हीबू को बहुत समझाया, लेकिन यहाँ पर कुछ हो नहीं पाया। तो जुताई कहता है कि कोई बात नहीं, कभी न कभी तो मुझे इन सब चीजों का सामना करना ही था। उसके बाद हीबू अपनी इंटेरोगेशन स्टार्ट करता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काफी नीचा दिखा रहे थे। हीबू को यहाँ पर पूरा भरोसा था कि वो जेल जाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ हीबू के पास बहुत सारे सबूत थे। लेकिन यहाँ पर जुताई को पता था कि किसने उसके खिलाफ गवाही देने की जरूरत की थी और इस टाइम वो आदमी एक ऊंची बिल्डिंग पे लटका हुआ था। हीवू जब उस बिल्डिंग पर पहुंचता है तो देखता है कि वो वहाँ पर नहीं था। तभी यहाँ पर एक और आदमी आता है और वो कहता है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तो एक सेफ प्लेस पर है। तो जैसे ही हीवू उसके पास जाने लगता है, उसके सामने दो फीमेल्स आ जाती हैं और यहाँ पर अब हीवू अपनी फाइटिंग शुरू करता है। वो उन दोनों से लड़ाई करके ऊपर पहुँचता है और हिटमैन से कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया। उसके बाद अब ये दोनों भी फाइटिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पे बहुत ही भयंकर वाली फाइटिंग चलती है। वो हीवू पर काफी भारी पड़ रहा था। अब वो हीवू को गला दबाकर उसे मार देता है और उसे बिल्डिंग के टेरेस पर से नीचे फेंक देता है। हीवू की बॉडी बिल्डिंग से नीचे जा रही थी, तभी एक तेज रोशनी चमकती है और हम देखते हैं कि हीवू टेरेस पर जिंदा खड़ा था। जो एक आदमी भी हीवू के सामने खड़ा था और जब वो अपने चारों तरफ देखता है तो सब कुछ रुका हुआ था, मानो किसी ने टाइम को स्टॉप कर दिया हो। तभी यहाँ पर एक फीमेल आती है जिसने रेड ड्रेस पहनी थी और वो हीबू को उसके पास्ट के कुछ फ्लैशबैक्स दिखाती है, जैसे कि हीबू को स्कूल में कितना ज्यादा बुली किया जाता था और हाई स्कूल में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। ये औरत हीबू को बताती है कि वो मरा नहीं है, बल्कि उसे दूसरा मौका मिला है, इसीलिए उसे अब जो तय के खिलाफ पूरी तैयारी करके आना होगा। और हम देखते हैं कि टाइम को अब पीछे कर दिया जाता है और हीबू के सामने एक लड़की खड़ी थी। वो अपनी चारों तरफ देखता है तो वो एक स्टोर में था और वो लड़की हीबू से अपना सामान मांगती है, जो कि हीबू के हाथों में ही था। वो उसे स्कैन कर रहा था। हीबू इस स्टोर को पहचानता है क्योंकि वो यहाँ पे तब काम किया करता था जब वो अपने हाई स्कूल में था। वो लड़की हीवू से अपना यहाँ पे सामान मांग रही थी, लेकिन वो तो अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था। वो अपने हाथों को देखता है और उस लड़की को जल्दी से साइड करके वहाँ से भाग जाता है। अब हीवू वॉशरूम में आकर खुद को देखता है, क्योंकि उसे सब कुछ याद था कि कैसे उस हिटमैन ने उसे मार दिया था और बिल्डिंग के टेरेस से नीचे फेंक दिया था। और ये तो बस थोड़ी देर पहले की ही बात थी, आखिर इतना सब कुछ कैसे बदल गया। अब हीवू को उस रेड ड्रेस वाली औरत की बातें याद आती हैं कि उसे जोते के खिलाफ लड़ने के लिए इस बार पूरी तैयारी के साथ आना है। अभी वो समझ जाता है कि उसने टाइम ट्रेवल किया होगा और अब वो जल्दी से भागकर अपने घर जाता है, जब वो हाई स्कूल के टाइम पर अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। दरवाजे पर जाते ही वो रुक जाता है, क्योंकि उसके रिश्ते अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे नहीं थे। वो उनसे कभी भी अच्छे से बात नहीं किया करता था। हीवू के पेरेंट्स काम पर जाने से पहले रोज उसके लिए खाना रख कर जाया करते थे, लेकिन हीवू कभी भी उस खाने को नहीं खाता था और उसे इस बात का पछतावा तब हुआ था जब एक कार एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी। इसी बात को याद करके वो घर के अंदर जाने से डर रहा था। वो डरते हुए दरवाजा खोल रहा था कि उसके पेरेंट्स उसे घर के अंदर मिलेंगे भी या नहीं। वो घर के अंदर जाकर उनको आवाज लगाता है और काफी रोने लगता है। उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं थे। वो वहीं पर बैठ जाता है और बहुत दुखी होता है। वो कहता है कि उसने टाइम ट्रेवल तो कर लिया, लेकिन वो उस टाइम में नहीं है जहाँ पर उसके पेरेंट्स हों। लेकिन तभी उसी वक्त रूम में से ही
हीवू की मॉम निकल कर आती हैं और उन्हें देखकर हीवू बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोने लगता है और उनको गले लगा लेता है। ये सब देखकर तो हीवू के पेरेंट्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे कि आखिर हीवू इतना कैसे बदल गया। वो अपने पिता के गले लगकर रोता है और वो उन दोनों से माफी मांगता है जो भी आज तक उसने उन दोनों के साथ किया, और वो उनसे प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो उन्हें कभी भी कोई भी परेशानी नहीं देगा। उसके बाद ही वो अपने रूम में था जहाँ पर उसे पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि उसने टाइम ट्रेवल किया है, लेकिन उसके मन में सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो रेड ड्रेस वाली औरत उससे क्या चाहती है जो उसने उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। और यहाँ पर वो सोचता है कि अगर उसने टाइम ट्रेवल कर ही लिया है तो इस बार वो सब कुछ ठीक कर देगा। वो कैलेंडर में 18 डेट पर सर्कल कर लेता है और ये डेट वही थी जिस दिन उसकी मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था। उसकी मॉम तभी वहाँ पे आके उसे बताती है कि वो काम पर जा रहे हैं और यहाँ पर ये पहली बार था कि हीवू अपने पेरेंट्स को घर के बाहर छोड़ने आता है। वो उन दोनों के लिए दरवाजा भी खोलता है, जिसे देखकर तो उसके पेरेंट्स पूरी तरह से शॉक्ड रह चुके थे। और उसकी मॉम उससे पूछती है कि बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। उसके डैड उससे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है, वो सच में उनका बेटा तो है ना। और हीवू कहता है कि मैं सच में आपका बेटा हूँ और अब आप लोग काम पर जाइए वरना आपको लेट हो जाएगा। वो उन्हें अपना ख्याल रखने को कहता है और उन्हें अच्छे से बाय बोलता है। अब हीवू यहाँ पे काफी कुछ समझ चुका था और वो बहुत खुश था और वो अंदर जाके अपनी मॉम का बनाया हुआ खाना भी खाता है और साथ ही उनके लिए खाना भी बनाता है और रोज उनके लिए एक चिट जरूर छोड़ता है। और कुछ दिन ऐसे ही करते हुए बीत जाते हैं और वो 18 डेट आ जाती है जिस दिन हीवू के पेरेंट्स का एक्सीडेंट होने वाला था। और यहाँ पर हीवू ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। वो अपनी जॉब से छुट्टी ले लेता है और अपने मॉम डैड की फैक्ट्री के सामने जाकर खड़ा हो जाता है उनको पिक करने के लिए। उसके मॉम डैड जब फैक्ट्री से बाहर आते हैं तो वो हीवू को वहाँ पर देखते हैं और उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। हीवू उन्हें कहता है कि वो उन्हें आज लेने आया है और ये तीनों बातें करते हुए जाते हैं। ये चल ही रहे होते हैं तभी सामने से एक कार आ जाती है। हीवू अपने पेरेंट्स को अपने पीछे कर लेता है और वो कार बहुत ही तेजी से साइड से निकल जाती है। और हीवू यहाँ पर अब राहत की सांस लेता है कि आखिरकार ये खतरा उसके पेरेंट्स के सर पे से टल गया। तभी उसके सामने से एक और कार आती है और वो अपने मॉम डैड को बचाने के लिए उन्हें दूसरी साइड धक्का दे देता है और खुद एक साइड हो जाता है, लेकिन वो कार उसी साइड जाकर टकराती है जिस साइड हीवू के मॉम डैड थे। और हीवू यहाँ पे जोर से चिल्लाने लगता है। हीवू यहाँ पे रोने लगता है कि वो अपने पेरेंट्स को बचा नहीं पाया, लेकिन तभी हीवू को उसके पेरेंट्स की आवाज आती है। उसके पेरेंट्स यहाँ पर जिंदा थे लेकिन ड्राइवर की डेथ हो गई थी। अब हीवू यहाँ पे जोताई के मैनेजर चिन्वू को देखता है। चिन्वू यहाँ पर कार ड्राइवर के लिए आया था और जब वो कार के ड्राइवर को देखता है तो वो जोताई का बेटा ह्यून सोक था। हीवू को यहाँ पर याद आता है कि जब वो अपने फ्यूचर में पहली बार ह्यून सोक से मिला था तो ह्यून सोक ने हीवू से कहा था कि वो उसके बारे में बहुत ज्यादा जानता है। और यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि उसने हीवू के पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बारे में ही बात की थी। इसका मतलब साफ था कि ह्यून सोक हीवू को पहचान गया था। और हीवू यहाँ पर काफी ज्यादा खुश था कि जिन शैतानों के खिलाफ वो फ्यूचर में लड़ने वाला है उनमें से एक कम हो गया और ह्यून सोक को उसके कर्मों की सजा मिल गई। इसके बाद हम जोताई और प्रोसिक्यूटर किम को एक साथ देखते हैं। यहाँ पे जोताई प्रोसिक्यूटर को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसी ने उनके बेटे का केस रफा दफा किया है, क्योंकि अगर दुनिया के सामने एक खबर आ जाती कि जोताई का बेटा ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था तो उसका पॉलिटिकल करियर खराब हो सकता था। अब कुछ दिनों बाद हम हीवू को उसके घर पर देखते हैं। वो अपने मॉम डैड को बताता है कि वो कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, लेकिन उसके मॉम डैड को यकीन नहीं होता तो वो उन्हें एडमिशन फॉर्म दिखाता है। एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए हीवू एक्स्ट्रा क्लासेस भी ज्वाइन करता है। हीवू की क्लास में हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे हमने स्टोर में देखा था। इस लड़की का नाम हानमी है। ये प्रोसिक्यूटर किम की नाजायज बेटी है। ये हुनवू को पहचान लेती है और ये दोनों बातें भी करते हैं। उसके बाद हम हानवी को देखते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ उसी स्टोर में आती है जहाँ पे हुनवू अपना पार्ट टाइम जॉब करता है और हानवी हीवू को पहचान लेती है और उससे यहाँ पर बातें भी करती है। इसके बाद हम हानवी को उसके दोस्तों के साथ उसी स्टोर में देखते हैं जहाँ पर हीवू पार्ट टाइम जॉब करता है और इन्हीं दोस्तों में से वो लड़का भी था जो हीवू को स्कूल टाइम में बहुत ही ज्यादा बुली किया करता था, जिसका नाम जोंग था। वो हीवू को देखकर उस पर बहुत हंसता है और उसका काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाता है। वो उससे कहता है कि उसके डैड एक फैक्ट्री वर्कर है तो वो भी यही काम करेगा, इसीलिए वो किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने का सोची भी ना। तभी यहाँ पर हानमी आती है और हीवू को सपोर्ट करते हुए कहती है कि उसे अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। वो हीवू को चीयर अप भी करती है। उसके बाद हम हीवू के टीचर्स को देखते हैं जो उस पर काफी ज्यादा प्राउड फील करते हैं, क्योंकि हीवू हॉर्नवुक यूनिवर्सिटी के लिए जो भी क्लासेस कर रहा था उन क्लासेस में हीवू ने हाईएस्ट स्कोर किया है। स्टोर में एक और लड़की
आती है जिसका नाम है क्यूरी, और ये हीवू की क्लास की टॉप स्टूडेंट थी। वो हीवू से नाराज थी और वो उससे अच्छे से बात भी नहीं करती, क्योंकि क्यूरी को लग रहा था हीवू ने टेस्ट में चीटिंग की है। उसके जाने के बाद यहाँ पे कुछ लड़के आते हैं और ये हीवू से झगड़ा करते हैं और उसे फाइट करने के लिए चैलेंज भी करते हैं। हीवू भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और वो लड़ाई करने के लिए बाद में एक पार्क में मिलते हैं और हीवू इन लड़कों की अच्छी से धुलाई करता है। फिर हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हीवू अपनी क्लास में जाता है। क्लास में एंटर करते टाइम उसे क्यूरी मिलती है, लेकिन वो उससे नाराज थी और जब वो अपनी क्लास में था तो फिर अचानक से लाइट चली जाती है और फिर हीवू को याद आता है कि आज ही के दिन क्यूरी की मौत हो गई थी और वो जल्दी से उस जगह पर जाता है जहाँ पे क्यूरी की डेड बॉडी मिली थी। वो वहाँ जाके क्यूरी को ढूंढता है और उसे वहाँ पर उसका अम्ब्रेला मिलता है और वहीं पर उसे क्यूरी भी बेहोश मिलती है। क्यूरी की जब आंखें खुलती हैं तो वो हॉस्पिटल में थी। वो काफी सारी पिल्स लिया करती थी कि उसे नींद ना आए और वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सके। वो ये सब इसीलिए करती थी ताकि वो अपने पेरेंट्स को खुश रख सके, क्योंकि वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड थी। ये वो उसे समझाता है कि वो ऐसे अपने पेरेंट्स को खुश नहीं करेगी बल्कि उन्हें और भी ज्यादा परेशान करेगी। ये वो काफी खुश था कि उसने क्यूरी के फ्यूचर को बचा लिया। फिर हम हीवू को देखते हैं जो कि टॉयलेट साफ करने के लिए जाता है और वहाँ पे वो जोंग और उसके फ्रेंड्स की बातें सुनता है जो हानमी को ड्रग्स देकर उसे बेहोश करके उसके साथ कुछ गलत करने वाले थे और इन लड़कों में वो भी शामिल थे जिनकी हीवू ने अच्छी वाली धुलाई की थी। और अब हीवू उसी क्लब में पहुँच जाता है जहाँ की ये लोग बात कर रहे थे। यहाँ पे ये लड़के हानमी को बेहोश कर देते हैं और उसकी फोटोज क्लिक करते रहते हैं। हीवू यहाँ पर पहुँच जाता है और दरवाजा बंद करके उन्हें काफी पीटता है और हानमी को यहाँ से लेकर वो चला जाता है। और जब हानमी को होश आता है तो वो अपने सामने हीवू को देखती है। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। हीवू उसे उस लड़के का मोबाइल देता है जिसमें हानमी की वो सारी तस्वीरें थी और अब वो पुलिस में उस लड़के के खिलाफ कंप्लेन करती है, लेकिन उस लड़के के पिता ही पुलिस में थे और वो हानमी पे ही इल्जाम लगा देता है। लेकिन तभी यहाँ पर वही प्रोसिक्यूटर आ जाता है और वो उस लड़के को उसके पिता के सामने ही थप्पड़ मारता है और वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि हानमी तो प्रोसिक्यूटर किम की ही बेटी थी। हीवू को यहाँ पे पता चल जाता है कि वो हानमी के डैड हैं। उसके बाद हानमी हीवू को थैंक यू बोलती है और वो उसे ट्रीट देना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में हम क्यूरी को देखते हैं जो कि स्टोर में हीवू के लिए नोट लेकर आती है और वो उसकी जान बचाने के लिए उससे थैंक यू भी बोलती है। अब हीवू अपने टीचर से मिलता है और वो उन्हें बताता है कि उसे पार्ट टाइम जॉब करनी है ताकि वो अपनी क्लास की फीस पे कर सके। टीचर उसे अपने भाई कांग मिन से मिलवाती है जो कि एक लॉ फॉर्म चलाता है और उसे हीवू बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए कांग मिन हीवू को जॉब दे देता है। और अब हीवू बहुत ही मेहनत से अपना काम करता है क्योंकि उसे तो फ्यूचर का अच्छा एक्सपीरियंस था ही और इसीलिए वो कांग मिन की बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। कांग मिन भी हीवू से बहुत ज्यादा खुश था और वो उसे अब सैलरी के साथ बोनस भी देता है। हीवू पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा मेहनत करता है और क्यूरी से भी उसकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और उन दोनों को एक साथ देखकर अब हानमी को बहुत ही ज्यादा जेलसी फील होती है क्योंकि वो तो हीवू को लाइक करने लगी थी। अब कुछ दिन बाद इंटरनेक्स एग्जाम होता है। क्यूरी क्लास में नहीं थी। क्लास स्टार्ट होती है और प्रोफेसर के सारे क्वेश्चन के आंसर हीवू ही देता है। क्लास के सारे बच्चे हैरान थे और प्रोफेसर हीवू से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। क्लास खत्म होने के बाद क्लास के 2 लड़की वान और मिन हीवू से जबरदस्ती फ्रेंडशिप करते हैं। यूनिवर्सिटी से घर जाते टाइम रास्ते में हीवू और मिन की मुलाकात ही ए से होती है। हीवू उसे देखकर ही सोचता रहता है कि उसने उसे कहाँ पर देखा है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। वो भी उन दोनों को ज्वाइन करती है और ये लोग बातें करते करते जाते हैं। शाम को उन लोगों की एक फ्रेशर पार्टी होती है। उस पार्टी में उसे चोई कांग चिंग मिलता है। हीवू को चोई कांग हिंची के बारे में भी याद आता है जो कि पहले लॉयर था और बाद में पॉलिटिक्स में चला गया। वो यहाँ पे अपनी तारीफ खुद कर रहा था, तभी यहाँ पे मिन्सो आ जाता है और उसे अपनी खुद की तारीफ करने को मना करता है। शायद वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते होंगे। हीवू ली मिन्सो के बारे में सोचकर ही कहता है कि पास्ट लाइफ में उसने कभी भी ली मिन्सो से इंटरेक्शन नहीं किया। शायद मेरा पास्ट चेंज हो गया इसीलिए ऐसा हुआ। तब इस स्टेज पे चायून आता है जिससे हीवू पहचानता है और इसने पिछली लाइफ में उसे जोताई हब के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने को मना कर दिया था और उसे काफी बुरा भला कहा था। वो उस पार्टी से बोर के बाहर आ जाता है और उसके पीछे पीछे मिन्सो भी आ जाता है। ये दोनों एक जगह पे जाके काफी ड्रिंक करते हैं। हीवू सोचता है कि आखिर मिन्सो का क्या पार्ट हो सकता है मेरे फ्यूचर चेंज होने में। तभी यहाँ पर वही लड़की उन्हें दिखाई जाती है। ही हाँ, ये उसी होटल में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। उसकी लड़ाई एक लड़के से हो जाती है क्योंकि वो उससे बदतमीजी कर रहा था। ये सब देख के हीवू पुलिस को कॉल करता है, लेकिन मिन्सो कहता है हमें उससे हेल्प करनी चाहिए। वो लड़का उस पे हाथ उठाने वाला था, तभी यहाँ पे हीवू आ जाता है। वो उसकी पिटाई करने लगता है। पुलिस आके उस लड़के को ले जाती है। अब हिया भी इन लोगों को ज्वाइन कर लेती है। ये लोग साथ में थे और हीवू उसे ही देखे जा रहा था क्योंकि वो
वो बार बार यही सोच रहा था कि उसने उसे कहाँ पर देखा है। यह भी नोटिस करती है कि हीवू उसे काफी घूर रहा है। अब जब हीवू यहाँ से घर वापस जा रहा था तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो जैसे जैसे अपनी कदम बढ़ा रहा था कोई उसका पीछा कर रहा था, और जब वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि उसके पीछे वही इंसान खड़ा है जिसने उसे टेरेस से नीचे गिराया था। इन दोनों में यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है। हीवू अपने आप को बचाने लगता है क्योंकि वो उस पे हावी हो रहा था। वो हीवू को बहुत मारता है और उसे वैसे ही नीचे फेंकता है जैसे उसने लास्ट टाइम फेंका था। यहाँ पे तेज रोशनी होती है गाड़ी के आने से, उसकी आंखें खुल जाती हैं और हम यहाँ समझ पाते हैं कि ये एक सपना था। इसके बाद हम सुबह देखते हैं कि हीवू रनिंग करते करते उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पे उसने बॉक्सिंग सीखी थी, और वो वहाँ के मास्टर के पास जाकर उसे बॉक्सिंग सिखाने के लिए कहता है क्योंकि वो खुद को और भी बेहतर बनाना चाहता था। नेक्स्ट सीन में हम क्यूरी को और हीवू को साथ में देखते हैं। क्यूरी कॉलेज नहीं आती थी इसलिए उसने उसे मिलने बुलाया था। क्यूरी उसे कहती है कि शायद अब मैं कॉलेज नहीं आऊंगी, मेरे पिता का बिजनेस में बहुत लॉस हो गया है, हमने हमारा घर भी ऑक्शन के लिए दिया है और मेरे डैड को पैरालिसिस का अटैक आया था। हीवू उससे कहता है कि तुम्हें तो पूरी स्कॉलरशिप मिलती है ना। क्यूरी कहती है कि स्कॉलरशिप तो मिलती है लेकिन घर का क्या, वो कैसे चलाएंगे। तभी उसके पास कॉल आता है कि उसके डैड हॉस्पिटल में गिर गए थे और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हीवू पहुँच जाता है जहाँ पे ऑक्शन थी वहाँ देखने। हीवू के सामने से एक ओल्ड मैन गुजरते हैं जो कि ऑक्शन में घर खरीदने आए थे। उन्होंने इस ऑक्शन में बहुत सारे घर खरीद लिए थे। ये देखकर हीवू को बहुत हैरानी होती है। वो सोच रहा था कि इन्होंने आखिर ये सब घर क्यों खरीदे होंगे और उसे क्यूरी की हेल्प भी करनी थी। वो सोचता है कि अगर मैं भी ये सब काम शुरू कर दूं तो मुझे भी कुछ प्रॉफिट मिल सकता है। हीवू सोचता है कि आखिर कुछ तो बात है उस एरिया में, तभी उन्होंने इतने सारे घर जो खरीदे, और वो अब खुद ही उनके पास जाने का सोचता है। वो उनके पास जाकर बताता है कि वो लॉयर की पढ़ाई कर रहा है। वो पूछते हैं कि मैं आखिर क्या हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी। वो उन्हें अपनी बातें बताता है कि उससे प्रॉफिट कमाना है और कैसे उसने वो सारे अपार्टमेंट्स देखे जो उन्होंने खरीदे थे, लेकिन वो हीवू को कुछ भी बताने से मना करते हैं। लेकिन वो उनसे हिंट मांगता है और वो उससे मैप देखने के लिए कहते हैं। घर पे आके वो मैप देखता है और नेक्स्ट डे वो उन्हीं से मिलने जाता है और कहता है कि अब मुझे सब समझ आ गया है कि ये रीडेवलपमेंट का प्लान है फ्यूचर में, और ये ओल्ड मैन मुस्कुराते हैं। वो उनसे सबको सिखाने के लिए कहता है लेकिन वो मना कर देते हैं कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है उसे सिखाने में। लेकिन वो फिर भी उनके साथ रह के उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए कहता है। लेकिन वो कहते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से तुम ग्रीडी बन जाओगे, और अगर तुम ग्रीडी बन जाओगे तो तुम खुद को खो दोगे। और अब तभी हीवू को उस रेड ड्रेस वाली औरत की बात याद आती है कि उसने कहा था अगर तुम्हें डेविल को पकड़ना है तो तुम्हें उससे बड़ा डेविल बनना पड़ेगा। हीवू यहाँ पे कुछ भी करके कैसे भी करके उस ओल्ड मैन को मना ही लेता है, और वो हीवू से कहते हैं कि जो खरीदे हुए घर में जो लोग रह रहे हैं उसे उन्हें घर से निकलने की नोटिस देनी होगी। और हीवू को उन घर में रहने वाले लोगों की हालत देख के उस औरत से क्या कहूँ ये समझ नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ आधा घंटा मिला था और यहाँ पर वो ओल्ड मैन आ भी जाता है। अब वो लोग डिनर के लिए साथ में जाते हैं और वो हीवू से पूछते हैं कि उसने ये कैसे किया। वो उन्हें बताता है कि उस औरत के पास कुछ भी नहीं था। उस औरत के पति ने लोन लिया था और वो बैंकरप्ट हो गया, उसके पास पैसे नहीं थे और वो उसे छोड़कर चला गया। उसे कंप्लेन करनी थी लेकिन लॉयर की भी फीस ज्यादा थी, इसलिए उसने उस औरत से डील करने के लिए कहा कि मैं आपकी हेल्प करूंगा और आपको घर छोड़ के जाना होगा, इसलिए उसने उसे मनाया था। वो ओल्ड मैन मुस्कुराते हैं। अब जब ओल्ड मैन खाना खा के जाने लगते हैं तो हीवू उन्हें बताता है कि उसे एक घर खरीदना है और कैसे विनिंग बेड हमें मिल सकती है वो उनसे पूछता है। वो बताता है कि वो किसी को हेल्प करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम हीवू को मिस्टर कांग के पास देखते हैं। वो उनके पास पैसों के लिए गया था क्योंकि उसे हेल्प की जरूरत थी। हीवू उन्हें बताता है कि उसके फ्रेंड का घर ऑक्शन में गया है और उसे उसकी हेल्प करनी है। मिस्टर कांग उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं और हीवू अब क्यूरी के घर को खरीदने के लिए रेडी होता है। ओल्ड मैन ने जो टिप्स बताए थे वो उन्हें फॉलो करता है और ऐसे करके वो क्यूरी का घर जीत जाता है। अब हीवू काफी खुश था और वो उस ओल्ड मैन को शुक्रिया करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम जोताई को देखते हैं जिसकी बुरी नजर उसी ओल्ड मैन की प्रॉपर्टी पर पड़ी हुई थी। उन ओल्ड मैन के पास काफी सारी प्रॉपर्टी थी जिसे जोताई हड़पना चाहता था। क्यूरी को कॉलेज में पता चल जाता है कि हीवू ने उसकी हेल्प की है और वो उससे कहती है कि समय आने पर मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। तभी यहाँ पे पार्क स्यू हॉन और ली मिनसू भी आते हैं। दूसरी तरफ कॉफी शॉप में हान मी बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। तभी उसके सामने से हीवू आता है और उसे इनकरेज करता है। हान मी उससे बताती है कि उसे भी हांगकुक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और हीवू उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तभी उससे उसके पिता का मैसेज आता है कि घर आ जाओ, तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। हीवू अब घर पहुंच जाता है। उसके पिता उससे बताते हैं कि वो लोग रेस्टोरेंट ओपन करने वाले हैं और ये लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं। दूसरी तरफ हम हानमी को देखते हैं। उसे उसके पिता ने बुलाया था, वो उसे पैसे देते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि इन लोगों
के एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है। मिस्टर किम की बेटी को भी उसकी बहन का पता था और वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। इन दोनों में कहा सुनी होती है, लेकिन प्रोसिक्यूटर किम हानमी पर ही गुस्सा करते हैं और अब वो वहाँ से चली जाती है। वो इतनी ज्यादा हर्ट हो जाती है और वो ड्रिंक करती है। वो हीवू को कॉल करके बुलाती है और वो यहाँ पे उसके साथ अपने सारे दुख दर्द शेयर करती है। हीवू तो पुलिस स्टेशन में ही देखकर सब कुछ समझ गया था कि हावी प्रोसिक्यूटर की बेटी है। अब लाइब्रेरी में हीवू क्यूरी को पढ़ा रहा था। यहाँ पर मिन्सो आता है और उन्हें बहुत डिस्टर्ब करता है। हीवू का दूसरा दोस्त आकर उन्हें बताता है कि प्रोसिक्यूटर चोई कांग जिंग उससे मिलना चाहते हैं। प्रोसिक्यूटर कांग जिंग और हीवू एक जगह आ जाते हैं और यहाँ पे एक दूसरा प्रोसिक्यूटर आता है। ये लोग हीवू को बताते हैं कि वो उससे एक सीक्रेट लॉ क्लब में लेना चाहते हैं। ये लोग सब मिनिस्टर या फिर हाई प्रोफाइल लोगों के लिए इलीगल काम करते हैं और इनकी सैलरी बहुत ज्यादा हाई होती है। हीवू थोड़ी देर सोचकर बोलता है कि ठीक है, मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ। और अब फिर वो लोग अपना सीक्रेट शेयर करते हैं कि उन लोगों को मिस्टर पार्क से न्यू काम मिला है। मिस्टर बो योंग सो के पास 300 मिलियन से भी ज्यादा प्रॉपर्टी है और वही प्रॉपर्टीज हमें उनको देनी पड़ेगी। हीवू यहाँ पे हैरान होकर उनकी बातें सुन रहा था। अब बोंग योंग सो यानी कि वही ओल्ड मैन अकेले बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। हीवू उन्हें कॉल करके मिलने बुलाता है। हीवू उन्हें यहाँ पे सब कुछ बताता है कि प्रोसिक्यूटर आप पर इस तरीके से केस करने वाले हैं और इससे आप बैंकरप्ट हो जाओगे। इससे पहले ही आप अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दो। पहले तो वो नहीं मानते, लेकिन बाद में वो मान जाते हैं और वो हीवू से कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो। पहले तुमने अपने फ्रेंड की मदद की और अब तुम मेरी मदद कर रहे हो। अब हीवू घर जाते हुए सोचता है कि उसकी प्रीवियस लाइफ में चो ताई हब ने ऐसे ही लोगों की जमीनें हड़प ली थी और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था और बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया था और बो योंग सुंग भी उनमें से एक थे। और अब बो योंग सुंग अपना सब कुछ बेच देते हैं, अपना सारा पैसा दूसरे बैंक में शिफ्ट करवा देते हैं। और अब फिर न्यूज आती है कि डीएम मनी के केस में बैंक फंस गया है और यहाँ पे बो योंग सुंग बच जाते हैं। अब मिस्टर पार्क बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे और अपने लोगों को मारने लगते हैं। चो ताई सबसे जाकर माफी मांगते हैं और वो उन्हें माफ भी कर देता है और वो अब कहता है कि बो योंग सो अपने लक की वजह से बच गया या फिर कुछ और बात है। हम देखते हैं कि उनके पास वाले ऑफिस में एक लड़की थी, उसका फेस नहीं दिखाया जाता, इसका नाम था हान। अब बो योंग सो और हीवू एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। आज उनका बर्थडे था। हीवू उन्हें विश करता है और अब वो हीवू को अपना पासबुक देते हैं और कहते हैं कि ये पैसे आज से तुम्हारे हैं, तुमने इन्हें बचाया है, इसलिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ और तुम अब इन पैसों से और भी ज्यादा पैसे बनाना। और पैसा अपना काम कर सकता है अगर वो सही हाथों में आए तब। और वो उसे रियल एस्टेट के बारे में बहुत सारे टिप्स देते हैं। तुम सक्सेसफुल जरूर बनो, लेकिन अपने आप को हमेशा पहचानना। और हम देखते हैं कि अब यूनिवर्सिटी में चो ताई हब आने वाला था लेक्चर देने के लिए। हिया बोलती है कि मुझे चो ताई सब बिल्कुल पसंद नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो हीवू और क्यूरी चले जाते हैं और मिन्सू और हिया जाते हैं ड्रिंक करने के लिए। अब चो ताई सब स्टेज पर आता है और उसके साथ आती है मिस हान। मिस हान कोई और नहीं बल्कि वही रेड ड्रेस वाली लेडी थी जिसने हीवू को बचाया था। उसने बोला था कि अगर तुम ठीक तरीके से चो ताई सब के करीब जाओगे तो मुझसे मिल पाओगे। हीवू और मिस हान अब एक दूसरे को देख रहे थे। चो ताई यहाँ पे लेक्चर दे रहा था कि तुम लोगों की फीस में हाफ करवा दूंगा और तुम्हारी जो भी ड्रीम्स है उन्हें मैं पूरा करूंगा। और सभी लोग यहाँ पे उनके फैन थे, उनके ऑटोग्राफ लिए जा रहे थे। हीवू आके हान को बताता है कि जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था उसे मैं जरूर पूरा करूंगा। हान बोलती है कि हाँ तुम्हें वही करना है जिसलिए तुम यहाँ पर आए हो। अब जी होन यहाँ पर शो तांग को बताती है कि आपको ऑर्फनेज जाना है और वो ऑर्फनेज जाकर अब बच्चों से मिलते हैं और सबको दिखाते हैं कि वो कितने अच्छे हैं। और हीवू टीवी पर ये लाइव टेलीकास्ट देख रहा था। वो ये सोच रहा था कि आखिर वो लेडी उनकी ग्रुप की ही है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये आखिरकार चल क्या रहा है। हिया और मिन्सू यहाँ पे ड्रिंक कर रहे थे और वो उससे पूछ रही थी कि हीवू आखिर उस लेक्चर में क्यों गया। मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बोलता कुछ और है और करता कुछ और है और हीवू भी कुछ कम चालाक नहीं है। और फिर यहाँ पे हीवू आता है। ये दोनों काफी ज्यादा ड्रंक हो गए थे। हीवू जैसे तैसे करके मिन्सू को टैक्सी में बैठा रहा था। साइड में हिया खड़ी होकर देख रही थी। मिन्सू यहाँ बहुत ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा था। मिन्सू के जाने के बाद हीवू पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन वहाँ पर हिया नहीं थी। हिया अपने आप रास्ते से जा रही थी और वही आदमी उसका पीछा कर रहा था। तभी हीवू आकर उस आदमी को पकड़ लेता है। हीवू उसे कहता है कि मैंने तुम्हें हिया के पीछे पहले भी देखा है और यहाँ दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। लड़ते हुए हीवू को लगता है कि ये कोई ऑर्डिनरी आदमी तो हो ही नहीं सकता। ये आदमी बार बार बोल रहा था कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं उसे स्टॉक नहीं कर रहा था। हिया इन दोनों को लड़ते हुए देखती है और फिर हम लोग को पता चलता है कि ये हिया का बॉडीगार्ड है, पार्क जिन ह्योक। हिया चुनहा इंडस्ट्री के मालिक किम जेओंग योंग की बेटी है। और अब हीवू को याद आता है कि उसने हिया को अपने प्रीवियस लाइफ में भी देखा था। उसके
फादर के फ्यूनरल के दिन उसे उसने न्यूज में देखा था। उसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग लेता है और वो उस टाइम हिया के बारे में सोच रहा था कि हिया जो ताई सबको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर वो उसे अपनी साइड कर पाए तो चुना इंडस्ट्री भी अपनी साइड हो सकती है। बॉडीगार्ड जुन ह्योक चुपके से उसकी फोटो खींच रहा था और उसका सारा डाटा वो हिया के फादर को देता है और हिया के फादर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं हीवो की फाइटिंग स्किल से और उसकी स्टडी वगैरह देखकर, और वो उससे उसके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने को कहते हैं। तभी वहाँ पर हिया आती है और उसके फादर उसे टीज करते हुए बोलते हैं कि सुना है तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है। वो कहती है कि नहीं, हम बस जस्ट फ्रेंड्स हैं। और वो यहाँ पर हीवो की बहुत सारी तारीफ करती है और कहती है कि वो लेकिन मेरे टाइप का नहीं है, मुझे तो अब्रॉड जाना है पढ़ने के लिए। और अब यहाँ पे जो ताई सब आता है और थोड़ा यहाँ बात करने के बाद हिया निकल जाती है। हम हीपू को देखते हैं जो कि कॉफी पी रहा था। क्यूरी यहाँ पे आती है और हीपू को कुछ बुक्स पकड़ाती है। हिया को यहाँ पे जेलसी फील होती है। हिया कहती है कि क्या तुम उसके नौकर हो? हीपू कुछ नहीं बोलता और फिर हिया उसे अपनी सारे बुक्स पकड़ा के चली जाती है। हिया गुस्से में जा रही थी। मिनसू उसे आवाज दे रहा था लेकिन वो नहीं सुनती। मिनसू एक फ्रेंड को अपने साथ लाया था, उसका नाम है मूनसंग हवन। उसका नाम सुनते ही हीपू को लग रहा था कि उसने उसका नाम पहले भी कभी सुना है। अब ये बातें करते हैं और बातें करते करते संग हवन बोलता है कि वो एक ऐप बना रहा है जिसका नाम है हाहा टॉक। और तब हीपू को याद आता है कि प्रीवियस लाइफ में हवन एक फेमस ऐप डेवलपर था और उसका ऐप हाहा टॉक बहुत ज्यादा फेमस था और हवन चिल इंडस्ट्री से कॉपीराइट केस हार गया था, इसलिए वो अब्रॉड चला गया था अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। वो बताता है कि उसे फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए वो जा रहा है चूना इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ से मिलने। वहाँ से उसे फंडिंग मिलेगी। वो पूछता है कि क्या झील इंडस्ट्री से तुम्हारा कोई नाता है? सीईओ अपने स्टाफ से बोलता है कि अगर हवन का आइडिया सक्सेसफुल हुआ तो हम उस पर कॉपीराइट केस करेंगे। तुम एक टीम रेडी करो और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ही वो रिसर्च करता है किम चन के बारे में और हवन के हाहा टॉक ऐप की वजह से वो काफी ज्यादा फेमस और रिच हो गया था। हीबू को प्रीवियस लाइफ की बातें याद आती हैं, कैसे इलीगल काम करने की वजह से किम चन के ऑफिस में उन्होंने सर्च किया था और किम चन आके उनसे लड़ने लगा था। फिर हीबू ने उसे लॉकअप में डाला था। हीबू कहता है कि अगर मुझे हाहा टॉक के बारे में पहले से पता होता तो मैं कुछ और साल के लिए उसे जेल में डालता। हीबू अब हिया से मिलने आता है। हिया को लगता है कि कोई पर्सनल बात होगी, लेकिन वो हाहा टॉक का प्रोजेक्ट उसके लिए लाया था और कहता है कि तुम इसे थोड़ा सा पढ़ लो और हिया को वो पसंद आता है। दूसरी तरफ सीईओ भी जो तय से मिलने जाता है और वो उसे हाहा टॉक के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो चूना इंडस्ट्री को छोड़कर चिल इंडस्ट्री ज्वाइन करेगा। छोटे को भी हाहा टॉक का आइडिया पसंद आता है और दूसरी तरफ हिया अपने डैड को हाहा टॉक के बारे में बताती है और उन्हें भी वो प्रोजेक्ट काफी पसंद आता है। उसके बाद हम किम शंग और हवान की मीटिंग देखते हैं। वो हवांग से कहता है कि मैं तुम्हें चुनहो ग्रुप की बजाय चिल इंडस्ट्रीज से फंडिंग दिलाऊंगा, बस बदले में मुझे तुम्हारा हाहा टॉक का प्रोसीजर चाहिए। जिसे सुनकर हवान घबरा जाता है और वो उससे कुछ दिनों का टाइम मांगता है। किम शंग के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर मिन और ह्यूबो आते हैं। ह्यूबो ने हवान को एक पेन दिया था जिसमें किम शंग की सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी और वो उससे कहता है कि बस तुम अपने काम पर फोकस करो और मैं तुम्हें कॉपीराइट इश्यू से बचाऊंगा। अब ह्यूबो प्रोसिक्यूटर जंग से मिलता है और उन्हें हाहा टॉक के बारे में बताता है और वो उन्हें बहुत सारे एविडेंस भी देता है सीईओ के खिलाफ और प्रोसिक्यूटर जंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो हीबू से कहते हैं कि वो किम चैन पर जरूर केस करेंगे। तो अब दूसरी तरफ हवान हीबू से मिलता है और वो उसे बताता है कि कोयन की तरफ से उसे ऑफर आया है कि वो हाहा टॉक के लिए फंडिंग करेंगे और हवान ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और साथ ही में वो उसे ये भी बताता है कि हाहा टॉक बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि मिनसो है। मिन नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि हाहा टॉक उसी ने बनाया है और किसी सीक्रेट पर्सन ने मिन को मैसेज किया था किम चैन से बचकर रहे, जिसके बाद ही मिन ने हवान को हीवू से मिलवाया था। इसके बाद हम जो तोई को देखते हैं जो किम से कहता है कि उसके खिलाफ बहुत सारे एविडेंस हैं जिसकी वजह से वो उसके लिए खतरा बन सकता है और तभी यहाँ पे वो डॉक्टर के को बुलाता है और डॉक्टर के किम चैन को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और यहाँ न्यूज में दिखाते हैं कि किम चैन ने सुसाइड कर लिया, लेकिन हीवू पहले से ही जानता था कि इन सब के पीछे जो तोई का हाथ है और वो अब उस पर्सन को भी ढूंढ लेता है जिसने मिन को सीक्रेटली मैसेज किया था और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि जे ह्यून थी। अब कंपनी के कुछ वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो तई अब उनके लीडर्स से मिलता है और वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे अगर वो ये प्रोटेस्ट रोक देते हैं तो। और अब टीवी में न्यूज आने लगती है कि जो तई ने ये प्रोटेस्ट रुकवा दिया। अब इसे देखकर ही वो सोचता है कि ये सब तो प्रीवियस लाइफ से बहुत ही ज्यादा अलग है और वो साथ में एक और न्यूज देखता है कि एक आदमी ने अपने ही दोस्त का खून कर दिया, वो भी पैसों के लिए। अब यहाँ पे हम उसके फेस से
समझ पाते हैं कि शायद वो इस केस के बारे में कुछ अच्छे से जानता है। और हम देखते हैं कि पुलिस उस आदमी को अरेस्ट करके ले जा रही है और वो चिल्ला चिल्ला के यही बोलता जा रहा है कि उसने कोई भी खून नहीं किया। और इन्हीं सब के बीच में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। अब हीवू जाकर उस मर्डर केस में फंसे आदमी के बेटे से मिलता है। उसका नाम पाक था और हीवू उससे कहता है कि मैं तुम्हारे फादर को जस्टिस जरूर दिलाऊंगा और बदले में तुम्हें रेगुलर स्कूल जाना होगा। फिर हमें पता चलता है कि हीवू जब प्रोसिक्यूटर बना था तो ये हीवू का पहला केस था और इस केस को जस्टिस मिलने में 10 साल लग गए थे और पाक ने अपनी पढ़ाई छोड़ के ये 10 साल अपने पिता को जस्टिस दिलाने में लगा दिए थे। अब हीवू प्रोसिक्यूटर जंग से मिलता है इस केस के सिलसिले में और वो प्रोसिक्यूटर जंग से कहता है कि ये केस जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। आप विक्टिम की वाइफ के बॉयफ्रेंड से बात करिए, क्या पता उसकी वाइफ ने ही मर्डर किया हो। अब प्रोसिक्यूटर जंग विक्टिम के वाइफ के बॉयफ्रेंड से पूछताछ करते हैं और उसका बॉयफ्रेंड ये मान लेता है कि उसकी वाइफ ने ही उसका खून किया है, लेकिन विक्टिम की वाइफ से पूछताछ करने पर वो ये कबूल नहीं करती कि उसने ही ये खून किया है। पर जब उसके सामने उसके बॉयफ्रेंड को लाया जाता है तब वो आखिरकार बाद में मान ही लेती है कि उसी ने ये खून किया है और सारा इल्जाम उस आदमी पर डाल दिया। प्रोसिक्यूटर जंग की तारीफ करते हैं कि उसने तो इस केस को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया। अब हार्मी और पाक दोनों का ही एग्जाम होता है, दोनों ही अपना एग्जाम अच्छे से देते हैं और बहुत ही अच्छे से वो पास हो जाते हैं और हम देखते हैं कि काफी सारे कॉलेज ने इन दोनों को एक्सेप्ट किया था। अब हीवू को घर जाने पर पता चलता है कि उसके लिए मिलिट्री ज्वाइनिंग का लेटर आया है। हीवू अपने फ्रेंड्स क्यूरी और मिन को बताता है कि वो मिलिट्री ज्वाइन कर रहा है। दूसरी तरफ हीवू के मॉम डैड काफी ज्यादा अपसेट थे क्योंकि वो मिलिट्री ज्वाइन कर रहा था। अब हीवू अपने पेरेंट्स को बाय बोलकर घर से निकलता है और बाहर आने पर उसे ही ये मिलती है और वो उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि वो मिलिट्री ज्वाइन कर रहा है। मुझे ये सब मिन से पता चला। तो हीवू कहता है कि तुमने भी तो कौन सा मुझे बताया, मुझे भी तो मिन से पता चला कि तुम अब्रॉड जा रही हो। ये दोनों थोड़ी दूर तक एक साथ चलते हैं और हीवू का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि मेरे डैड के बाद तुम ही वो इंसान हो जिसका मैंने हाथ पकड़ा है। और ये दोनों अब एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है 7 साल बाद का, जहाँ पर हम देखते हैं कि हीवू अब प्रोसिक्यूटर बन चुका है। उसने बहुत ही करप्टेड एरिया में पोस्टिंग ली है। यहाँ के चीफ प्रोसिक्यूटर थे जोंग और वो उन्हें बोला करता था कि आपने पास में काफी अच्छे काम किए हैं, आप सियोल चलिए, ये जगह आपके लिए नहीं है। लेकिन वो हमेशा की तरह हीवू को मना कर देते हैं और ऑफिस में हम देखते हैं कोई भी अच्छे से काम नहीं करता, हीवू जबरदस्ती सबसे काम करवाता है। हीवू अब बोंगसोंग से मिलने जाता है और यहाँ पे पार्क भी होता है। वो बोंगसोंग के साथ ही रहता था। हीवू ने ही उसे यहाँ पर इनके पास छोड़ा था ताकि वो उसे ट्रेन कर सके और वो बोयोनसो का बहुत ख्याल रखता था। फिर हम देखते हैं कि एक हिडन प्लेस में गैम्बलिंग हो रही थी, वहाँ पे हीवू और पार्क जाते हैं। अब यहाँ पे हीवू खेलना स्टार्ट करता है। आसपास के लोगों के एक्सप्रेशन से ही उससे पता चल रहा था कि अगर वो 6 बोलेगा तो वो हार जाएगा और 7 बोलेगा तो जीत जाएगा और वो जानबूझ के 7 बोलकर फिर 6 बोलता है और हार जाता है। गैम्बलिंग क्लब में एक लड़की खेल रही थी, उसका नाम है दो हवा जिन। हीवू उससे हैंडशेक करने के बहाने उसके हाथ में एक चिट देता है। वो उसमें अपना नंबर छोड़ता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। अगले दिन ये दोनों रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वो लड़की बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जानबूझकर हारे हो, तो तुम्हें क्या चाहिए। हीवू कहता है मैं एक प्रोसिक्यूटर हूँ और मुझे तुमसे याचिक गैंग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जो तुम्हारा गैम्बलिंग क्लब चलाता है और वो मान भी जाती है। हीवू अब चीफ को कॉल करके कहता है कि वो याचिक गैंग को पकड़ने वाला है, लेकिन चीफ मना करते हैं कि तुम ऐसा मत करो, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। इवन पुलिस भी उनसे मिली हुई है, लेकिन वो नहीं मानता और अंदर चला जाता है। वो पाक के साथ अंदर चला जाता है और उन लोगों के साथ हीवू की फाइट होती है। हीवू यहाँ पे जीत जाता है। पाक और उसके कलीग अब सारे डॉक्यूमेंट्स निकालने लगते हैं। अब यहाँ पे आते हैं चीफ प्रोसिक्यूटर और वो हीवू को एक थप्पड़ मारते हैं। उसके बाद हम प्रीवियस लाइफ देखते हैं जहाँ पे चीफ प्रोसिक्यूटर हीवू से मिलने आते हैं। वो अपना रिटायरमेंट ले रहे थे और वो हीवू को कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर कहते हैं कि उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के लिए बहुत सारे लोगों की चापलूसी की है, इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हीवू एक बहुत अच्छा प्रोसिक्यूटर है तो वो ही इन डॉक्यूमेंट्स पर बहुत अच्छे से काम कर सकता है। और जब अब हीवू उन डॉक्यूमेंट्स को देखता है तो उसमें जो ताए के सारे काले करतूतों के सबूत थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रिजन लाइफ में। चीफ प्रोसिक्यूटर हीवू पर चिल्लाते हैं कि उसने आज जो किया है वो बहुत ही ज्यादा गलत है, उसे पता होना चाहिए कि ये लोग कितने ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन हीवू कहता है कि ये लोग कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, वो अपना काम तो जरूर करेगा। और फिर हम देखते हैं कि हीवू एक आदमी को इन्वेस्टिगेट करता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि हवा के डैड हैं। हवा ने हीवू को बताया था कि जब वो बहुत ज्यादा छोटी थी तो उसके डैड काफी गैम्बलिंग किया करते थे और उन्होंने
याची गैंग से बहुत सारा कर्ज लिया था जिसे वो चुका नहीं पाए थे और इसलिए उसके डैड ने उसे याची गैंग को बेच दिया था। वो हिबू से रोते हुए कहती है कि उसके डैड बहुत ही अच्छे कुक थे और वो उनके हाथों का खाना खाना चाहती है। हिबू हवा के डैड से कहता है कि मैंने सुना है कि आप बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, मैं आपको यहाँ से जाने दूंगा अगर आप फिर से खाना बनाएंगे और पहले की तरह अपना एक रेस्टोरेंट खोलेंगे और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहेंगे। ये सब चीफ प्रोसिक्यूटर जंग देख रहे थे और वो हिबू पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते हैं। हिबू पार्क को एक डॉक्यूमेंट देकर कहता है कि तुम्हें सियोल जाकर ये हानमी को देना होगा, वो समझ जाएगी कि ये मैंने भिजवाया है। इसके बाद हम याची गैंग के सभी मेंबर्स को लॉकअप में देखते हैं। हिबू उन्हें जगाता है और उनसे कहता है कि वो एक एक करके सभी को इन्वेस्टिगेट करेगा। अब हिबू उन सभी मेंबर्स से एक एक करके इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। हवा ने हिबू को बताया था कि क्लब में से लड़कियां अचानक से गायब हो जाती हैं, तो हिबू उनसे यहाँ पूछता है कि वो लड़कियों के साथ क्या करते हैं और उसे यहाँ पता चलता है कि वो लड़कियों को ड्रग देकर ब्रॉथल में बेच देते हैं और हिबू को ये सुनकर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पर वो उसे पीट देता है। अब हिबू याची गैंग के बॉस को इन्वेस्टिगेट करता है और यहाँ पे वो हिबू को बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा था। अब हिबू को यहाँ गुस्सा तो था ही, वो कैमरा ऑफ करके उसका सारा एटीट्यूड यही निकाल देता है। अब हिबू को चीफ प्रोसिक्यूटर बुलाते हैं। वो जैसे ही उनके ऑफिस में जाता है वहाँ पे काफी बड़े लोग बैठे थे। वो सभी लोग हिबू को धमकी देने लगते हैं कि अगर उसने ये सब कुछ नहीं रोका तो वो उसका ट्रांसफर ऐसी जगह कर देंगे जहाँ पे उसके लिए बहुत ही मुसीबतें खड़ी होंगी। जिस पर हिबू उन सभी को टीवी ऑन करके दिखाता है जहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी उसी क्लब के बारे में। जो भी उस क्लब में होता था हिबू ने वो सब कुछ हिडन कैमरा से रिकॉर्ड कर लिया और उसने पार्क के जरिए वही डॉक्यूमेंट्स हानमी को भिजवाए थे। हिबू उन सबसे कहता है कि मेरे पास अभी भी हिडन कैमरा है, अगर आप चाहो तो मैं उन सबको अभी भी पोस्ट कर सकता हूँ। जिसे सुनकर इन सभी नेताओं की नेतागिरी निकल जाती है और ये लोग सब यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। अब हिबू 7 साल बाद हिये से मिलने जाता है। ये दोनों एक दूसरे से इतने टाइम बाद मिलकर काफी ज्यादा खुश थे। हिये हिबू को बताती है कि उसके डैड की तबीयत आजकल ज्यादा ठीक नहीं रहती और वो अपने भाइयों के साथ अब बिजनेस देखती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया करती थी और हिबू कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस किया करता था। अब यहाँ पे हानमी आ जाती है और उसे देखकर हिये यहाँ से चली जाती है। हानमी को हिये को देखकर काफी ज्यादा जेलसी होती है और वो हिबू से पूछती है कि वो लड़की कौन है और उसके साथ क्या कर रही थी। वो हानमी को बताता है कि वो उसकी कॉलेज फ्रेंड है। हिबू सियोल जाकर प्रोसिक्यूटर किम से मिलता है और प्रोसिक्यूटर हिबू की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। हिबू उनसे कहता है कि वो सियोल में आना चाहता है लेकिन उसकी एक कंडीशन है, वो अपने साथ चीफ प्रोसिक्यूटर जियोंग को भी लाना चाहता है। जिस पर प्रोसिक्यूटर किम कहते हैं कि वो इस बारे में सोचेंगे। इसके बाद हिबू यहाँ पर अपने फ्रेंड मिन से भी मिलता है। वो भी अब एक प्रोसिक्यूटर बन चुका था। वो हिबू को बताता है कि क्यूरी दूसरे ऑफिस में काम करती है, वो अब एक काबिल प्रोसिक्यूटर है। अब प्रोसिक्यूटर किम जो तेई से जाकर मिलते हैं और वो उन्हें हिबू के बारे में बताते हैं कि हिबू बहुत ज्यादा स्मार्ट है, अगर वो हमारे लिए काम करेगा तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। जिस पर जो तेई कहता है कि तो उसका ट्रांसफर सियोल में ही कर दो। जिस पर वो जो तेई को हिबू की शर्त के बारे में बताते हैं। जो तेई कहता है कि क्या वही टाइगर है, जिस पर प्रोसिक्यूटर किम हाँ बोलते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि चीफ प्रोसिक्यूटर जियोंग का निक नेम टाइगर है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया करते थे। उसके बाद हम मोशन के पास का सीन देखते हैं जहाँ पर पार्क, प्रोसिक्यूटर ओ और हिबू अपना वेश बदल कर काम कर रहे थे और यहाँ हम प्रोसिक्यूटर जंग और चोई को भी देखते हैं जो अपने लोगों के साथ छुप कर उन पर नजर रख रहे थे। पार्क यहाँ पे ड्रग्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था बट उसे नहीं मिल रहे थे। याची गैंग अब यहाँ पर आती है और उनसे सारा काम जल्दी ही करने को कहती है। अब पार्क और प्रोसिक्यूटर ओ एक दूसरे से टकरा जाते हैं जिससे उनके हाथ से सारा सामान नीचे गिर जाता है और प्रोसिक्यूटर वो देखते हैं कि फिश के पेट में कुछ है, जिसे निकाल कर वो देखते हैं तो उसमें कुछ और नहीं बल्कि ड्रग्स थे। जिस पर वो हिबू को ड्रग्स दिखाते हैं और हिबू अपना फेस मास्क हटाता है, जिसे देख कर याची गैंग कहते हैं अरे यार अब फिर से हम लॉकअप में नहीं जाना चाहते। और अब प्रोसिक्यूटर जंग भी अपनी टीम के साथ यहाँ आ जाते हैं और ये सब प्रोसिक्यूटर किम सीसीटीवी में देख रहे थे। अब जो तेई प्रोसिक्यूटर किम को जनरल प्रोसिक्यूटर बना देता है, जिसके बाद प्रोसिक्यूटर किम जो तेई की काफी ज्यादा चापलूसी करता है। अब टाइगर यानी कि चीफ प्रोसिक्यूटर और हिबू का ट्रांसफर सियोल में हो जाता है। सो गाइस अब आगे क्या होगा ये तो आपकी आगे की वीडियो में ही पता चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।